नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी की। ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य ताकत है जो हर उस चीज के पीछे काम कर रही है जिसे हम छूते हैं या महसूस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश आखिर है क्या, फिर इसके मात्रक और विमाओं पर बात करेंगे। उसके बाद आवेश के प्रकार और इसके कुछ मजेदार गुणों को देखेंगे। फिर हम कूलाम के नियम को डिकोड करेंगे और अंत में निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की गहराई में जाएंगे। तो चलिए अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? देखिए, वैद्युत आवेश जिसे हम Q से दर्शाते हैं, वो किसी भी पदार्थ का एकदम बेसिक मूलभूत गुण है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये पूरा का पूरा खेल उन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों की गति का है। जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या फिर वो जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, बस तभी वो वस्तु आवेशित हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इसी आवेश की वजह से ही उस पदार्थ के अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव पैदा होते हैं। और हां, ये एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। अब जब हम आवेश को समझ चुके हैं तो हमारा अगला विषय है आवेश के मात्रक और विमा। मतलब इस अदृश्य ताकत को आखिर नापा कैसे जाए? जरा सोचिए, क्या हम कभी सब्जी वाले के पास जाकर कहते हैं कि मुझे 1 लीटर आलू दे दो? नहीं ना। रोजमर्रा की चीजों के लिए हम किलो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा अनाज चाहिए तो क्विंटल, और अगर सोना लेना हो तो ग्राम। बिल्कुल इसी लॉजिक की तरह अलग अलग पैमानों के लिए आवेश के भी अलग अलग मात्रक होते हैं। वैसे तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, लेकिन अगर हमें किसी बहुत ही विशाल आवेश को मापना हो तो हम फैराडे का इस्तेमाल करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। वहीं बहुत ही छोटे आवेश के लिए फ्रैंकलिन का उपयोग होता है। इसके अलावा एक ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक भी होता है। अब जरा आवेश की विमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का तरीका देखते हैं। सच कहूं तो इसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से लॉजिकल है। बेसिक सूत्र से शुरू करते हैं। आवेश Q बराबर होता है विद्युत धारा I गुणा समय T। अब धारा की विमा होती है A और समय की विमा होती है T। बस इन दोनों को एक साथ रख दीजिए और हमें आवेश की विमा मिल जाती है AT। है ना, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, जहां हम देखेंगे आवेश के प्रकार और इसके कुछ बेहद दिलचस्प गुण। हम सब जानते हैं कि आवेश मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन यहां जो सबसे गजब की बात है वो ये है कि किसी चीज के चार्ज होने का सीधा असर उसके असल द्रव्यमान यानी मास पर पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। और चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाएगा। इसके ठीक उलट, अगर किसी वस्तु पर बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की वजह से वस्तु का द्रव्यमान हल्का सा बढ़ जाता है। चलिए अब आवेशों के बर्ताव से जुड़े कुछ मजेदार नियम देखते हैं। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। एक जैसे आवेश जैसे 2+ या 2-, ये हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अलग अलग आवेश हमेशा एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा बड़ा नियम है संरक्षण का। ऊर्जा की तरह ही आवेश को ना तो हम खुद बना सकते हैं और ना ही इसे मिटा सकते हैं। ये बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। और तीसरा है योज्यता का नियम, मतलब किसी भी वस्तु का कुल आवेश उस पर मौजूद सभी छोटे छोटे आवेशों के सीधे जोड़ के बराबर होता है। यहां पर एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या किसी वैद्युत आवेश को लगातार अनंत बार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है? क्या हम आवेश को आधा या तिहाई कर सकते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी को विज्ञान की भाषा में आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपए का एक नोट है तो क्या हम उसे फाड़कर किसी को 32.5 रुपए दे सकते हैं? जाहिर है नहीं। पैसा हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में चलता है। ठीक इसी तरह आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में ही होता है, जैसे 1e, 2e या -1e। ये कभी भी 1.5 या 1.25 नहीं हो सकता।
आधा इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। खैर, अब जरा अपनी सोच के दायरे को बढ़ा करते हैं और आते हैं कूलाम के नियम पर। देखते हैं कि ये आवेश असल स्पेस में काम कैसे करते हैं। कूलाम का नियम हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे को कितनी ताकत से खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर हम आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाए तो उनके बीच का बल बहुत तेजी से कम होगा, और वो भी उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। और जब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक गणित के फॉर्मूले में बदलते हैं तो हमें मिलता है F = K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहाँ F बल है, Q1 और Q2 हमारे दोनों आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो असली हीरो है वो है ये K। ये एक नियतांक है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उन आवेशों को किस माध्यम में रखा गया है, हवा में, पानी में या फिर कहीं और। इसी के से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम कूलाम के नियम वाले उस के को थोड़ा खोलकर देखें तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अब यहाँ ये जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी फिजिक्स के सबसे जरूरी नियतांकों में से एक है। इसे ही निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि वैक्यूम या खाली स्पेस विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने की कितनी परमिशन देता है। अक्सर देखा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस कूलाम के नियम वाले सूत्र को थोड़ा घुमाकर एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले आते हैं। अब देखिए, 4 पाई का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ऊपर दोनों आवेशों का मात्रक कूलाम है, तो ये कूलाम का स्क्वायर हो गया। नीचे बल का मात्रक न्यूटन है और दूरी के स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर है। तो बन गया ना एकदम आसानी से हमारा मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी लॉजिकल तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकाल सकते हैं। ये भले ही देखने में थोड़ा डरावना लगे, लेकिन है बहुत सिस्टमैटिक। आवेश Q की जगह AT रखिए, दूरी R की जगह L और बल F की जगह mLT-2 रखिए। बस जब हम नीचे वाले सभी टर्म्स को ऊपर ले जाकर घातों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल विमा आ जाती है m-1 L-3 T4 A²। एक बार इस प्रोसेस को समझ लिया तो फिर ये कभी नहीं भूलता। और ये है उस निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट की एकदम सटीक वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे सिर्फ एक नंबर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारे ब्रह्मांड के निर्माण का एक बहुत ही मौलिक फंडामेंटल कांस्टेंट है। अब एक मजेदार स्थिति की कल्पना करते हैं। क्या होगा अगर हम उन दो आवेशों को हवा से निकालकर किसी और माध्यम में, जैसे मान लीजिए पानी में डाल दें? यहीं पर एंट्री होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की, जिसे हम K से दर्शाते हैं। ये बस एक सीधा सा अनुपात है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे दीजिए। और सबसे रोचक बात यह है कि जैसे ही आवेशों के बीच हवा की जगह कोई और माध्यम आता है, उनके बीच का वो विद्युत बल कमजोर पड़ने लगता है। अलग अलग माध्यमों के लिए K की वैल्यूज देखना बहुत ही चौंकाने वाला होता है। निर्वात या हवा के लिए ये मान 1 होता है। सुचालक धातुओं के लिए तो ये अनंत यानी इन्फिनिटी तक चला जाता है। लेकिन जरा पानी की वैल्यू पर गौर कीजिए, ये 80 है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेशों को हवा से हटाकर पानी के अंदर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल अचानक से 80 गुना कमजोर हो जाएगा। और इसी कमाल के फैक्ट के साथ हम एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर हमारी एक एक कोशिका में पानी भरा हुआ है, और क्योंकि पानी वैद्युत बलों को 80 गुना कमजोर कर देता है, ठीक इसी वजह से नमक जैसे यौगिक पानी में जाते ही आसानी से टूटकर अपने आयनों में बिखर जाते हैं। सोचकर देखिए, फिजिक्स की किताब में लिखा K = 80 का एक छोटा सा नियम असल में पूरी दुनिया और खुद हमारे जीवन की केमिस्ट्री को मुमकिन बना रहा है ना? ये एकदम अद्भुत। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अपने आसपास छिपे इस शानदार विज्ञान को ऐसे ही उत्सुकता से देखते रहिए।